वर्ल्ड वॉर टू से पहले जापान एशिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पावर्स में से एक बन चुका था। मित्सुबिशी, कावासाकी और नाकाजिमा जैसी बड़ी कंपनियां एयरक्राफ्ट, इंजन्स, वॉरशिप्स और मिलिट्री इक्विपमेंट के प्रोडक्शन में शामिल थी। टोयोटा भी सिर्फ ऑटोमोबाइल्स तक सीमित नहीं थी। युद्ध के दौरान उसकी फैक्ट्रीज मिलिट्री ट्रक्स और एयरक्राफ्ट इंजन प्रोडक्शन से जुड़ी थी। यानी जापान के पास सिर्फ वेपन्स नहीं थे, उसके पास वेपन्स बनाने वाली पूरी इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम थी। लेकिन 1945 में यह पूरा मॉडल टूट गया। अमेरिकन ऑक्यूपेशन शुरू हुआ और जापान के संविधान में आर्टिकल 9 आया, जिसने युद्ध को त्यागने और सेना को सिर्फ आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस के कानूनी दायरे में रखने की व्यवस्था बनाई। डिफेंस इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट्स पर भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन जापान की औद्योगिक क्षमता खत्म नहीं हुई, उसने बस अपनी दिशा बदल दी। जहां कभी फाइटर प्लेन्स बनते थे, वहां टोयोटा और होंडा की गाड़ियां बनने लगी। जहां हैवी मिलिट्री इंजीनियरिंग होती थी, वहां हिताची और कोमात्सु की मशीनरी बनने लगी। और मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह सोनी और पैनासोनिक ने पूरी दुनिया के बाजारों पर कब्जा कर लिया। जापान ने अपनी इंडस्ट्रियल पावर को वेपन से हटाकर इकोनॉमिक पावर में बदल दिया। साथ में एक सुरक्षा मॉडल तय हुआ। जापान अर्थव्यवस्था संभालेगा और अमेरिका उसे सिक्योरिटी अम्ब्रेला देगा। जापान ने अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जरूर बनाई और उसकी कंपनियां सीमित घरेलू हथियार बनाती रहीं, लेकिन उसका फोकस हमेशा सिविलियन मार्केट ही रहा। दशकों तक यह व्यवस्था बेहतरीन चली। इस डॉक्यूमेंट्री में हम समझेंगे कि 1945 के बाद जापान ने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी से दूरी क्यों बनाई और अब हाल के वर्षों में वो फिर से अपनी डिफेंस को मजबूत करने पर इतना जोर क्यों दे रहा है। आखिर ऐसा क्या बदला कि दशकों तक इकोनॉमिक पावर पर फोकस करने वाला जापान अब अपनी मिलिट्री और डिफेंस इंडस्ट्री को दोबारा मजबूत कर रहा है।